वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बायोलॉजी क्लास 8 पर बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग पाचन तंत्र भाग 4 को देखेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 4 को देखेंगे। साथियों, यदि अपने आप को समय का बचाना है, यदि आपको मल्टीपल रिवीजन फोकस करना है, तो ये ध्यान में रखिए, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूरा का पूरा पीडीएफ बाइलिंगुअल मंगा सकते हैं। जो भी यहाँ नोट करेंगे, जो भी सारी चीजें यहाँ लिखेंगे, वो आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा। ठीक है, तो साथियों, समय को ना वेस्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासों में पाचन तंत्र भाग 1, भाग 2, भाग 3 में, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोगों ने, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डाइजेशन की लोकेशन को देखा। जैसे कार मुख में डाइजेशन, इसोफेगस में डाइजेशन की क्या प्रोसेस होती है, पेरिस्टेलिसिस की प्रोसेस होती है, क्या क्या होती है पेरिस्टेलिसिस वगैरह की प्रोसेस, स्टमक के कितने पार्ट्स होते हैं, कहां पर कौन सा भाग बड़ा होता है, किसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, किसे गैस्ट्रिक जूस वगैरह कहते हैं, इन सब पर बात कर लिए। यानी मुख से चालू किए थे, टीथ वगैरह के बारे में, टंग वगैरह के बारे में और सलाइवरी ग्लैंड वगैरह के बारे में हम लोग पढ़े। साथियों, उसके बाद हम लोग इसोफेगस पर बात करके स्टमक पर आए। स्टमक में ये देखे कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस के पार्ट्स। साथ में इसमें हम लोगों ने सेल्स देखे, कौन कौन से सेल्स हैं जिसके कारण इसमें डाइजेशन की प्रोसेस होती है सही से। उसके बाद फिर हम लोग पिछली क्लास में लीवर के फंक्शनिंग में, हालांकि लीवर का पूरा फंक्शन अभी तो नहीं देखे हैं, लेकिन हम लोग डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लीवर को समझ लिए कि भाई गाल ब्लैडर क्या चीज होती है और बाइल जूस कहाँ से सिक्रीट होता है। डिओडिनम, जेजनम, इलियम, ये हम लोगों ने छोटी आंत के कुछ पार्ट पढ़े थे। ठीक है, और अभी हम लोगों ने सीखा था डाइजेशन इन डिओडिनम। हम लोगों ने ये चीज सीखी थी कि डाइजेशन इन डिओडिनम। डिओडिनम का मतलब क्या है भाई? मैंने आपको पहले भी बताया, ये ग्रहणी है। ग्रहणी यानी कि छोटी आंत का ये पहला हिस्सा है। छोटी आंत जो कि 20 फीट की है, उसका पहला फर्स्ट हिस्सा ही है। क्या है भाई? ये ग्रहणी, डिओडिनम वाला पार्ट, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। जेजनम और इलियम, और मैंने ये पिछली क्लास में बताया। अब ये क्या है? किसमें पाचन? ग्रहणी में पाचन। और साहब, ये जो ग्रहणी है किसका भाग है? ये किसका भाग है ग्रहणी? तो ग्रहणी किसका भाग है? ये स्मॉल इंटेस्टीन का भाग, स्मॉल इंटेस्टीन का पार्ट है। यानी कि ये छोटी आंत का हिस्सा है। ये बात क्लियर? छोटी आंत का ही ये भाग है। अब यहां पर हमें समझना है, हमने ये पिछली क्लास में ये कुछ डायग्राम हमने बनाया था, उसको फिर से हम लोग एक बार देख लेते हैं। हमने यहां पर बनाया था लीवर, लीवर के नीचे गाल ब्लैडर बताया था, और यहां पर मैंने पैंक्रियाज के बारे में बात की थी। ये तुम्हारा अग्न्याशय है, पैंक्रियाज है। ये साथियों अग्न्याशय वाला भाग है, जबकि ये तुम्हारा लीवर है। और मैंने कहा था कि लीवर से एक जूस आता है जिसका नाम है बाइल जूस। और पिछले पूरी क्लास में हम लोगों ने पित्त रस के बारे में विस्तार से समझा था। पित्त रस यानी कि बाइल जूस के बारे में बढ़िया विस्तार से पढ़ा, पित्त रस के बारे में सब कुछ हम लोगों ने सीखा। अब इस डिओडिनम भाग से दो ऑर्गन जुड़े हुए हैं। एक तो शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड जुड़ी हुई है, जिसका नाम है लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड है। हाँ, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड में आएगी, बहिस्रावी ग्रंथि, क्योंकि ये कोई भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करती। तब आप कहोगे क्या सर एंजाइम सिक्रीट करती है? ये एंजाइम भी सिक्रीट नहीं करती। बस एक चीज जानिए, इससे एक जूस निकलता है। क्या नाम है उसका? बाइल जूस। तो जूस या फिर एंजाइम का सिक्रीशन करने वाली कोई भी ग्लैंड एक्सोक्राइन है। तो भले ही एंजाइम का सिक्रीशन नहीं कर रही है, लेकिन जूस, बाइल जूस का तो सिक्रीशन श्रावण कर रही है ना। ये अग्न्याशय, अग्न्याशय से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है साथी, पैंक्रियाटिक जूस।
अब यहां पर एक खास बात समझिएगा, ये पैंक्रियाज है साहब, अग्न्याशय। इसको हम एक नाम से पुकारते हैं, ये मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड है। साथियों, ये मिश्रित ग्रंथि है। ये कौन सी ग्रंथि है भाई? मिश्रित ग्रंथि। क्या फंक्शन है मिश्रित ग्रंथि का? अरे ऐसी ग्लैंड भाई, मिक्स ग्लैंड की क्या खास बात है? मिक्स ग्लैंड की साहब क्या खास बात है? यानी कि ऐसी ग्लैंड जो कि एक्सोक्राइन प्लस एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करें। यानी कि बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह बिहेव करें, तो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्स ग्लैंड। तो अगर हम पैंक्रियाज के बारे में बात करें, समझ रहे हैं? पैंक्रियाज अगर देखा जाए तो इसमें तो बहुत अच्छे से नहीं दिखाया गया है। यहां पर आइए, ये आप देख रहे हैं, ये पैंक्रियाज, ये पैंक्रियाज ये जुड़ा हुआ है, इसमें तो नहीं है। ये चीज पैंक्रियाज, ये नहीं, पूरा का पूरा ये वाला हिस्सा है, ये पैंक्रियाज। समझ रहे हैं? तो एक्सोक्राइन, इसके दो पार्ट है, मिक्स ग्लैंड यानी कि एक एंडोक्राइन वाला पार्ट है, यानी कि एक अंतःस्रावी वाला भाग है, और एक एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है, यानी कि बहिस्रावी की तरह बिहेव करता है। साथियों, जब एंडोक्राइन की बात करेंगे, मान लीजिए साहब, ये कोई ग्लैंड है और इसका ये वाला पार्ट एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है, और ये वाला पार्ट एंडोक्राइन की तरह बिहेव करता है। एंडोक्राइन का मतलब समझते हो? अंतःस्रावी। अंतःस्रावी का मतलब समझते हो? अंतःस्रावी का मतलब समझते हो? हार्मोन का सिक्रीशन। समझ रहे हैं? हार्मोन, एक्सोक्राइन क्या सिक्रीट करेगा भाई? एंजाइम, ये मैंने पहले भी बता दिया, ये एंजाइम सिक्रीट करेगा। और जबकि ये क्या सिक्रीट करेंगे? ये जाहिर सी बात है, हार्मोन का श्रावण करेंगे साथियों। एक मिनट, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं इस पे कर देता हूं। ठीक, यहां पर आप अच्छे से समझिए। ठीक, हाँ, देखिए सर, अगर हम मिक्स ग्लैंड की बात कर रहे हैं, तो मिक्स ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि में, अब थोड़ा सा आपको तकलीफ देंगे, कारण ये है बहुत अच्छे से इस चीज को हम डायग्राम के द्वारा समझाना चाह रहे थे, बट वो चीज संभव नहीं हो पाई क्योंकि वहां पर टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं। तो यहां पर समझ लेते हैं हम लोग मिश्रित ग्रंथि। साथियों, मिश्रित ग्रंथि जो भी होती है, मिक्स ग्लैंड की जब भी बात करते हैं, तो मैंने ये कहा, जैसे मान लीजिए ये कोई
अंग है, ठीक है। और यहां पर अगर देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है, मान लीजिए एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है, एक्सोक्राइन की तरह बिहेव कर रहा है। और ये वाला जो पार्ट है एंडोक्राइन की तरह बिहेव कर एंडोक्राइन की तरह बिहेव कर रहा है। इसे हम अंतःस्रावी कहेंगे, अंतःस्रावी। और इसमें अगर आपको बताए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जा रही हैं, जैसे अल्फा, बीटा, डेल्टा सेल्स और एफ सेल्स। साथियों ये सेल है, ये क्या है, सेल है, कोशिकाएं हैं, सेल है, कोशिकाएं हैं। अब मान लीजिए अल्फा सेल की जब बात कर रहे हैं, अल्फा सेल, तो ये ग्लूकेगान का सिक्रीशन करती है, ग्लूकेगान। जब ये हम लोग हार्मोन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बीटा सेल की बात करें साथियों, तो ये इंसुलिन का श्रावण करती हैं, इंसुलिन निकालती हैं। और अगर हम डेल्टा सेल की बात करें तो सोमैटोस्टैटिन, नाम ऐसा ही है बेटा, अगर इसकी हिंदी होती तो मैं जरूर इसको करता, सोमैटोस्टैटिन। और एफ सेल से पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। अब ये क्या है मैंने बताया, ये सभी साथियों हार्मोन्स हैं। तो ये ध्यान में रखिए, एंडोक्राइन जो पार्ट है उसमें कहीं अल्फा सेल है, बीटा सेल है साथियों, डेल्टा सेल है और एफ सेल है, समझ रहे। अच्छा, इन सभी सेल को कंबाइंडली किस नाम से जानते हैं साथियों, इन सेल को कंबाइंडली हम जानते हैं आइलैंड ऑफ द लैंगरहैंस। इन्हें हम आइलैंड ऑफ द लैंगरहैंस कहते हैं। परेशान नहीं होना, मैं सारी चीजों का डिस्कशन करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। यानी कि साथियों इसे हम लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। लैंगरहैंस ने सबसे पहले देखा, इसीलिए इसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं, समझ गए। तो साथियों ये जो मिक्स ग्लैंड होता है, ये मिक्स ग्लैंड का एक पार्ट तो एक्सोक्राइन की तरह बिहेव करता है, जो कि एंजाइम वगैरह का सिक्रीशन करते हैं, जो कि एंजाइम वगैरह का श्रवण करता है। ये बात समझ गए, एंजाइम रिलीज कर रहा है। और एक पार्ट जो कि एंजाइम या आप जूस भी बोल सकते हो, जूस, पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं। तो एंडोक्राइन, हम जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे तो अल्फा सेल क्या काम करता है, बीटा सेल क्या काम करता है, डेल्टा सेल क्या काम करता है, एफ सेल क्या काम करता है, ये सारी चीजों को हम लोग विधिवत अच्छे से देखेंगे। ये बात क्लियर, एक मिनट। हाँ, तो ये चीज ध्यान में रखना, अल्फा बीटा डेल्टा गामा सेल्स। एक मिनट, यहां थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, वो स्पष्ट आ नहीं रहा है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए ठीक, तो आपने ये तो समझ गया, मिक्स ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि, ये क्या काम करती हैं, अल्फा बीटा डेल्टा गामा सेल्स, ये एंडोक्राइन का पार्ट है, यानी कि अंतःस्रावी का भाग है साथियों, मिक्स ग्लैंड का ये पार्ट है, मिक्स ग्लैंड। ये बात क्लियर, किसी को कोई डाउट, बताए। एक्सोक्राइन की तरह ये बिहेव करेगा। अब हम लोगों को डाइजेशन में किसको पढ़ना होता है, इस पार्ट को पढ़ना, हम लोगों को ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना होता, क्योंकि मिश्रित ग्रंथि के दो भाग, मिश्रित ग्रंथि के दो काम है, एक भाग अंतःस्रावी की तरह काम करेगा, दूसरा भाग बहिस्रावी की तरह काम करेगा। ये बात समझ में आया। लेकिन हमको कौन सा पढ़ना है, बहिस्रावी ग्रंथि, इसका मेन फंक्शन पढ़ना, समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग को डाइजेशन, इसमें एंजाइम की जरूरत है, हार्मोन की नहीं। तो जब हम एंडोक्राइन पढ़ाएंगे इसके सारे काम बताएंगे, जैसे ग्लूकेगान, ये मेनली क्या काम करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, जबकि इंसुलिन उसका उल्टा करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। वहीं सोमैटोस्टैटिन्स ग्रोथ को कंट्रोल करता है। एफ सेल की बात करें तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस के हार्मोन्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है, समझ रहे हैं, पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। आगे चलकर हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है।
अब हम अगर बात करें एंजाइम जूस यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें, बहिस्रावी ग्रंथि एक्सोक्राइन, ये क्या मेनली काम करते हैं? तो साथियों यहां से निकलता है क्या? पैंक्रियाटिक जूस। क्या निकलेगा भाई? पैंक्रियाटिक जूस। साथियों ये क्या है? ये है अग्न्याशयी रस, अग्न्याशयी रस। बात समझ गए? ये अग्न्याशयी रस, ये अग्न्याशयी रस में क्या होते हैं? देखो, बाइल जूस में किसी को भी पचाने की क्षमता नहीं थी। किसी को पचाने का मतलब मतलब क्षमता की मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब कोई भी एंजाइम नहीं था, कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं था। लेकिन साथियों अग्न्याशयी रस में, पैंक्रियाटिक जूस में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों को पचाने वाले एंजाइम पाए जाते हैं। तीनों को पचाने वाले इंपॉर्टेंट एंजाइम पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये बात क्लियर? एक मिनट, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई अग्न्याशयी रस में क्या चीज है? कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला वो कौन सा एंजाइम है? प्रोटीन को पचाने वाला व फैट को पचाने वाला कौन सा एंजाइम है? साथियों अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करें, कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम इसमें पाया जाता है। साथियों उसका नाम है पैंक्रियाटिक पेप्टाइडेज। चूंकि पैंक्रियास से निकल रहा है तो पैंक्रियाटिक पेप्टाइडेज, सॉरी पेप्टाइडेज बोल गए, पता नहीं दिमाग कहां काम कर रहा है। एमाइलेज, पैंक्रियाटिक एमाइलेज। साथियों ये क्या काम करता है पैंक्रियाटिक एमाइलेज? ये साथियों कार्बोहाइड्रेट को किसमें तोड़ता है? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। वहीं पर साथियों दूसरा एंजाइम जो है प्रोटीन को पचाने वाला, तो प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। समझ रहे? ये क्या काम करेगा? प्रोटीन को तोड़ेगा। प्रोटीन आप कहोगे सर आमाशय में, स्टमक में प्रोटीन तो पेप्टोन्स में टूट गया था। हां मैं कहूंगा बिल्कुल सही। साथियों केवल प्रोटीन का पेप्टोन्स में टूट जाना ही बेहतर नहीं है, उसको आगे भी तोड़ना है। तो ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन की मदद से प्रोटीन आगे टूटता है, यानी कि पेप्टोन्स तो पहले बन चुका है, अब साथियों वो पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, पेप्टाइड में कन्वर्ट होता है। बात समझ गए? तो कार्बोहाइड्रेट आपने सीख लिया है, प्रोटीन सीख लिया, प्रोटीन ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन की हेल्प से पेप्टाइड में कन्वर्ट हो गया। अब अगला, अगर साथियों हम फैट की बात करें तो पैंक्रियाटिक लाइपेज होता है जो कि फैट को किसमें तोड़ता है? फैटी एसिड, सॉरी ग्लिसराइड में, ग्लिसराइड में तोड़ता है। किसको तोड़ता है? फैट को तोड़ता है। फैट, फैट मतलब क्या होता है? वसा। प्रोटीन तो प्रोटीन ही है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट ही है। समझ रहे? तो वसा को पचाने वाला पैंक्रियाटिक लाइपेज। साथियों ये चीज ध्यान में रखना, जब शब्द लाइपेज लग जाए तो स्टार लगा लेना। कहीं भी फैट का डाइजेशन हो, मतलब कहीं भी फैट का डाइजेशन हो, तो वहां पर अगर लाइपेज वर्ड यूज होता है यानी कि फैट को पचाने वाला एंजाइम है। या ऐसे समझ लीजिए, जहां पर लाइपेज वर्ड यूज हो जाता है, एज वर्ड यूज हो जाता है, लाइपेज वर्ड यूज हो जाता है, वो समझिए वसा को पचाने वाला है। साथियों जब किसी भी प्रोटीन या किसी भी एंजाइम के पीछे एमाइलेज जुड़ जाता है
तो समझ जाइए कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम है, या शर्करा यानी कि स्टार्च को पचाने वाला एंजाइम है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का सब टाइप होता है स्टार्च। समझ गए? एमाइलेज शब्द आ जाए समझ जाना कार्बोहाइड्रेट से बात रिलेटेड बात चल रही है, और साथियों अगर लाइपेज आ जाए तो समझ जाना फैट से रिलेटेड बात चल रही है। तो किसमें? अग्न्याशयी रस में कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाला एंजाइम पैंक्रियाटिक एमाइलेज था, प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन था, और फैट को पचाने वाला एंजाइम पैंक्रियाटिक लाइपेज था। साथियों यहां एक कंफ्यूजन होता है कि प्रोटीन को पचाने वाला आमाशय स्टमक में कौन सा एंजाइम था, तो वहां पेप्सिन था साथियों, लेकिन यहां पर क्या है? ट्रिप्सिन है, जबकि आमाशय में क्या था? पेप्सिन था। ये पेप्सिन कहां था? स्टमक में, स्टमक में यानी कि आमाशय में। बात समझ गए? अब यहां अगर किसी चीज की हिंदी की जरूरत होती तो मैं हिंदी जरूर लिखता। समझिए वही व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज, पापा कहां जा रहे हो, पी ए करके लिखते हो ना, पापा कहां, KHA कहां जा रहे हो, तो वैसे ही इसको हिंदी में करना है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसकी कोई हिंदी नहीं है। ये बात समझ में आए? बताएं। अगर यहां पर हम जाएं तो ये चीज तो आपने देख लिया कि कैसे ये मिक्स ग्लैंड किसकी तरह बिहेव कर रहा है, और इसमें भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है। ये बात समझ में आए? तो ये चीज आपने बेहतर ढंग से समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये काम तो हो गए। चलिए, ये आपको पूरा का पूरा मैं आपको इसीलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले ले रहा हूं ताकि आपको मैं PDF प्रोवाइड कर सकूं इसका, क्योंकि ये चीज मैं जिस चीज को लाया था डायग्राम वो चीज ओपन हो नहीं पा रही है, टेक्निकल इश्यूज आ रहा है, और आप जानते हैं टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं कई बार। ठीक। अब साथियों हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमें सीखना है कि चलिए ठीक है, बाइल जूस ने अपना काम कर दिया, पैंक्रियाटिक जूस, भाई यहां पर आपने देखा था बाइल जूस ने अपना काम कर दिया, मतलब यहां से पैंक्रियाटिक जूस आया। ठीक। और इधर से बाइल जूस आया, पित्त रस इसे कहते हैं, बाइल जूस, ये पित्त रस है, और साथियों ये अग्न्याशयी रस है। तो जरूर ये काम किए, और डिओडिनम में आपने देखा किस तरह कार्बोहाइड्रेट टूटा, प्रोटीन टूटा, फैट टूटा। साथियों बाइल जूस में कोई भी एंजाइम नहीं था, फिर भी उसने फैट का इमल्सिफिकेशन किया, किसके द्वारा? बाइल सॉल्ट की हेल्प से, सोडियम पोटेशियम की सॉल्ट की हेल्प से। साथियों अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला पार्ट पढ़ेंगे जेजुनम। समझ रहे हैं? तो साथियों जेजुनम में डाइजेशन, हम लोग जेजुनम में डाइजेशन को पढ़ें। साथियों अगर हम जेजुनम में डाइजेशन पढ़ें यानी कि मध्यांतर में भोजन का पाचन की बात करें, तो हमें कुछ चीजें समझनी होंगी मध्यांतर में पाचन। साथियों ये जेजुनम की जो दीवार होती है यानी कि वॉल ऑफ जेजुनम, या मध्यांतर की दीवार से, मध्यांतर की जो दीवार होगी, दीवार, ये जैसे दीवार है, इस दीवार में कुछ दरारें होती हैं, और इस दरारों को हम क्रिप्ट ऑफ, क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन, क्रिप्ट ऑफ लीबर कुहन के नाम से जानते हैं। इसे हम लीबर कुहन की दरारें कहते हैं। लीबर कुहन साइंटिस्ट के नाम पर है कि दरारें कहते हैं। साथियों ये जो लिबर कुहन की दरारें हैं, इनसे जो जूस सिक्रीट होता है उसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटेस्टाइनल जूस। साथियों इसको आंत्रीय रस कहते हैं,
आंत्रिय रस, या फिर इसको सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। सक्कस इंटेरिकस, ये कोई भी नाम आपसे पूछा जा सकता है, सक्कस इंटेरिकस कहें। बात समझ में आए? तो साथियों, बाइल जूस, आप पैंक्रियाटिक जूस का कारनामा आपने देख लिया। अब जेजनम में जो डाइजेशन हो रहा है, जेजनम की वॉल में, मध्यांत्र की दीवार में क्या पाई जाती है? क्रिप्ट ऑफ लिबर कुहन, लिबर कुहन की दरारें पाई जाती हैं। और लिबर कुहन की जो दरारें होती हैं, उससे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है, जिसे सक्कस इंटेरिकस कहते हैं, जिसे सक्कस इंटेरिकस कहते हैं साथियों। अब ये जो सक्कस इंटेरिकस है, इससे क्या चीज, इससे क्या काम होगा, हमको ये चीज समझनी है। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग समझ लेते हैं भाई। देखिए, इस काम को हम थोड़ा सा ऐसे, तो ये होता क्या है इसमें साथियों, भोजन का जो भी है, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे साथियों प्रोटीन हो, चाहे फैट, ये अपने सबसे छोटे अवयव में टूटते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट अपने स्मॉलेस्ट पार्ट में टूटेगा। अच्छा, कार्बो जैसे पूरी हमारी बॉडी छोटी छोटी सेल से मिलकर बनी है, वैसे कार्बोहाइड्रेट साथियों मोनोसेकेराइड से बना है। समझ रहे? तो मोनोसेकेराइड में टूट जाएगा कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन किस में टूट जाएगा? एमिनो एसिड में टूट जाएगा। और फैट किस में टूट जाएगा? फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। साथियों फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। समझ रहे? यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा, जो जेजनम में डाइजेशन आप पढ़ने चाह रहे हो, तो जेजनम की जो वॉल होती है साथियों, समझ रहे हो, जेजनम की जो वॉल होती है, उसे हम क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहेन के नाम से जानते हैं। और जो क्रिप्ट ऑफ लिबर कोहेन होता है, उससे इंटेस्टाइनल जूस या आंतरीय रस सिक्रीट होते हैं। और ये इंटेस्टाइनल जूस, जाहिर सी बात है क्या करता है, ये इंटेस्टाइनल जूस क्या काम करेगा, इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सबको पचाने की क्षमता होती है, सबको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे फैट को तोड़ने वाला फैटी एसिड ग्लिसरॉल, प्रोटीन को तोड़ने वाला, नहीं, फैट किसमें टूट गया? फैटी एसिड ग्लिसरॉल, प्रोटीन एमिनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड। अब आप कहोगे सर सक्कस इंटेरिकस में ये तो रस है, ये तो जूस है, कौन सा एंजाइम है जो इस चीज को कर रहा है? मैं कहूंगा बिल्कुल, अब ये बताऊंगा मैं। साथियों, आप जानते हैं, अब फैट को पचाने वाला कौन सा एंजाइम होगा? तो इंटेस्टाइनल लाइपेज लिख दो, बस काम बन गया। प्रोटीन को इंटेस्टाइनल प्रोटीएज लिख दो, बस काम बन गया। ASE, प्रोटीएज। समझ गए? कार्बोहाइड्रेट के लिए थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें समझना पड़ेगा कि उसको कौन पचाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? पहले यहां तक बताइए, सबको क्लियर समझ में आया? बताएं। सबको क्लियर समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम्म,
आज आप लोग को काफी वेट करना पड़ रहा है साथियों। मैं इसका निदान देखता हूं क्या हो सकता है। असल में जब बहुत सारी चीजों को आप दिखाना यूट्यूब पे चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं यूट्यूब इस चीज को रोकने लगता है या फिर कॉपीराइट का इश्यूज लाने लगता है। तो इस चीज को बड़ा ध्यान में रखना होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट की अगर साथियों बात करें, कार्बोहाइड्रेट, मैंने कहा इसको हमें देखना होगा। तो कार्बोहाइड्रेट टूटा किसमें था पहले? माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज। तो माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज किस में जाएंगे साथियों? कार्बोहाइड्रेट के लिए इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस में अलग अलग एंजाइम है। जैसे माल्टोज को पचाने के लिए माल्टेज है साथियों, लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज है, और सुक्रोज को पचाने के लिए सुक्रेज है। जब किसी एंजाइम के पीछे एज लग जाता है तो समझ जाइए वो उसको पचाने वाला एंजाइम है। साथियों माल्टोज किसमें तोड़ता है? तो साथियों ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल बना देता है। लैक्टोज जब टूटता है तो साथियों ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज में तोड़ देता है। और सुक्रोज जब टूटता है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है, फ्रक्टोज में तोड़ देता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कि माल्टेज, लैक्टेज व सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज व सुक्रेज को पचाने के लिए, नहीं माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, यहां सुक्रेज है, सुक्रेज, ये कहां पर एंजाइम पाए जाते हैं? तो आपको नॉर्मली नाम लेना है किसका? आपको नाम लेना है सक्कस एंटेरिकस या इंटेस्टाइनल जूस। ये इसका ही नाम आपको लेना होगा। समझ गए? अच्छा ये कहां सीक्रेट हो रहे हैं? अभी तो हम जेजनम में डाइजेशन देख रहे हैं। तो जेजनम में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट अपने सबसे छोटे अवयव में टूटते हैं, जबकि वही डिओडिनम में ऐसा नहीं था। जेजनम में सबसे छोटे अवयव में टूटते हैं साथियों। ये मैं जोर से बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। समझ रहे हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड में टूटता है। लेकिन सर आपने ये बताया कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, ग्लूकोज में। भाई मेरे, ये पूरे के पूरे, ये पूरे के पूरे मोनोसेक्राइड ही तो हैं। ये मोनोसेक्राइड ही तो हैं। बताइए, ये पूरे मोनोसेक्राइड है भैया। इसमें टूट रहे हैं ग्लूकोज, 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 गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ये सभी क्या है? ये पहले से ही मोनोसेक्राइड, मतलब ये मोनोसेक्राइड ही है। जबकि माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज ये डाइसेक्राइड है साथियों। तो कार्बोहाइड्रेट यहां मोनोसेक्राइड में टूट गया। वहीं ये देखो प्रोटीन किस में टूट गया? प्रोटीज अमीनो एसिड में। फैट किस में? फैटी एसिड में। अब अमीनो एसिड के बारे में हमने पिछली क्लास में बहुत सारी चीजें बता रखी हैं। यहां तक क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? बताएं, किसी को कोई डाउट? ये बात समझ में आए? तो चलिए, यहां तक कार्बोहाइड्रेट यानी कि जेजनम में मॉलिक्यूल सबसे छोटे टुकड़ों में टूट गए हैं। और आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन का डिओडिनम में क्या क्या हुआ। अब साथियों लास्ट पार्ट और सबसे बड़ा पार्ट होता है जिसका नाम है इलियम। यहां पर क्या चीज होती है उस चीज को हम लोग समझते हैं। चलिए, यहां पर क्या चीज है भाई, ध्यान से देखिए। इलियम, डाइजेशन, शेषांत्र में भोजन का पाचन, शेषांत्र में पाचन,
तो अगर शेषांत्र में पाचन की बात हम करें, इलियम में भोजन के पाचन की बात करें, तो क्या हो सकता है शेषांत्र में भोजन की पाचन? साथियों, यहां पर आप देख लिए कि डियोडेनम में दो अंग थे, दो ऑर्गन थे। क्या लीवर और पैंक्रियाज, यानी कि एक तरफ से लीवर जुड़ा हुआ था, दूसरी तरफ से पैंक्रियाज जुड़ा हुआ था। एक तरफ से यकृत था, दूसरी हिसाब से अग्न्याशय था, और इसने ग्रहणी में भोजन का पाचन करवाए। उसके बाद आपने जेजनम में देखा, जेजनम में सक्कस एंटेरिकस करके एक एंजाइम आया जिसने भोजन को सबसे छोटे अवयव में तोड़ दिया। अब साथियों, इलियम में क्या होता है? तो इलियम की साथियों जो वॉल होती है ना, वो नॉर्मल वॉल नहीं होती है, सामान्य तरीके से ये दीवारें नहीं होती हैं। इन दीवारों में थोड़ा सा चेंजेज होता है। क्या? अब अगर हमारे पास वो टेक्निकल वाली चीजें सही होती तो मैं इसको दिखाता। खैर, कोई बात नहीं, अभी इस क्लास में तो इस हाथ से बना हुआ डायग्राम समझ लीजिए। ये समझ रहे? तो एक तरीके से यहां पर जो डाइजेशन हो रहा था, मतलब यहां पर इलियम में जो भोजन का पाचन होता है, उसमें एक खास बात समझिए। इलियम की जो वॉल है वो सपाट नहीं होती, वो स्मूथ नहीं होती। ये बहुत ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होती हैं। कैसी होती हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होती हैं। उंगली नुमा संरचनाएं हैं साथियों, अंगुली नुमा संरचनाएं। ये क्या है साथियों? इनको विलाई कहा जाता है। इन्हें रसांकुर या विलाई, रसांकुर या इन्हीं को विलाई कहते हैं। अब ये जो रसांकुर है या विलाई है साथियों, रसांकुर है या विलाई है, ये क्या काम करता है? भोजन का एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाता है। भोजन के अवशोषण के लिए, भोजन अवशोषण हेतु सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाता है। ये बात समझ में आए? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है साहब। किसको बढ़ाता है? सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। समझ रहे हैं? यहां पर ध्यान दीजिएगा, कुछ लोगों को लगेगा कि ये जस्ट सर ज्यादा समय ले रहे हैं, एक बार हिंदी लिख रहे हैं, एक बार इंग्लिश। तो मैं आपको बता दूं, रियलिटी में जब भी कोई आप एग्जाम देंगे तो उसमें इंग्लिश के पैसेज आते हैं। चाहे वो पीसीएस का एग्जाम दीजिए, चाहे आईएएस का एग्जाम दीजिए, चाहे वो एनडीए का एग्जाम दीजिए, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम दीजिए, तो हिंदी मीडियम वाले ध्यान में रखें। इसमें अगर मैं हिंदी के साथ इंग्लिश वर्ड यूज कर रहा हूं तो वो टेक्निकल टर्म सीख ले, क्योंकि ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि डिक्शनरी से बैठ के आप सारी चीजें याद कर डालेंगे। समझ रहे हैं? आप पढ़ते पढ़ते ही टेक्निकल टर्म को इंग्लिश में बोलना सीख लीजिए। भोजन अवशोषण हेतु सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, यानी सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ताकि एब्जॉर्प्शन आसानी से हो जाए। अच्छा, एब्जॉर्प्शन में होगा क्या? एब्जॉर्प्शन में होगा क्या साथियों? अगर एब्जॉर्प्शन की हम बात करें, एब्जॉर्प्शन में होगा क्या? तो एब्जॉर्प्शन में जो भोजन के स्मॉलेस्ट पार्ट हैं, स्मॉल पीसेस हैं, भोजन के छोटे अवयव, भोजन के छोटे अवयव, स्मॉल पीसेस किसमें मिलते हैं? ब्लड में। तो ब्लड में जब मिलते हैं, इसी प्रोसेस को तो हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। इसी प्रोसेस को तो हम अवशोषण के नाम से पुकारते हैं, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है? तो सर एसिमिलेशन क्या होता है? साथियों, ब्लड में जब भोजन आ जाता है एब्जॉर्प्शन की हेल्प से, तो अब ब्लड क्या करेगा? शरीर की हर एक कोशिका में जाएगा और उनको भोजन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि हर एक कोशिका श्वसन कर रही है। श्वसन का मतलब श्वास लेना नहीं होता कि सर उसके पास तो नाक नहीं है, श्वास श्वसन कैसे कर रही, रिस्पायरेशन कैसे कर रही? बेटा, श्वसन का मतलब है फूड पार्टिकल्स का
ऑक्सीडेशन हो, यानी कि जो फूड पार्टिकल हैं वो ऑक्सीजन की हेल्प से टूटेंगे और एनर्जी मिलेगी माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि हर एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया है। और वहां पर जब तक भोजन नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीकरण दद्दा किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा। हर एक सेल तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है वो ब्लड का ही है। ब्लड क्या करेगा, एनर्जी लेगा माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, तोड़ करके उस फूड को। तो जब शरीर के हर एक कोशिका हर एक सेल तक पहुंचेगा तब ऐसा हो पाएगा ना। और साथियों ब्लड के द्वारा शरीर की हर एक कोशिका में, एक मिनट, सर की हर एक बॉडी की हर एक सेल में पहुंचने की जो प्रोसेस है उसी को एसिमिलेशन कहते हैं। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां परेशान ना होइएगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एज इट इज, जैसे मैं लिखा हूं, जैसे ये स्लाइड है वैसी वैसी स्लाइडें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर क्या है, यहां पर देखोगे एसिमिलेशन एक प्रोसेस आती है। साथियों ये क्या है, स्वांगीकरण। और स्वांगीकरण में क्या होता है, यानी कि भोजन पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स, भोजन के अवयव, भोजन के अवयव ब्लड के थ्रू, ब्लड द्वारा, समझ गए, एवरी सेल में पहुंचाए जाएंगे। ये एसिमिलेशन। उम्मीद है आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडिनम में डाइजेशन, जेजनम में डाइजेशन, इलियम में डाइजेशन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। यहां पर एक घटना होती है साथियों, काइल और काइन, ये हमें सीखना है। तो इसमें, हाँ, क्या चीज है काइल और क्या चीज है काइन। तो काइल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, काइल क्या चीज है भाई, काइल क्या चीज है। काइल जब भोजन डियोडिनम में, यानी कि ग्रहणी में भोजन होता है और अम्ल वो क्षारीय माध्यम का होता है, क्यों, क्योंकि वहां बाईजूस, जिसे पित्तरस कहते हैं, पित्तरस, और पैंक्रियाटिक जूस, जिसे हम अग्न्याशयी रस कहते हैं। तो पित्तरस और अग्न्याशयी रस के माध्यम से जो भोजन होता है साथियों वो बेसिक मीडियम का हो जाता है। और इस बेसिक मीडियम के ही कारण, क्योंकि इन दोनों का पीएच अगर देखोगे तो 7 से 8 इसका पीएच है पित्तरस का, सॉरी 6 to 7 के बीच में, और 7 से 8 अग्न्याशयी रस का पीएच होता है। पीएच मतलब समझते हो ना, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, समझ रहे हैं। तो यहां चीज ये बहुत अच्छे से समझिएगा, यानी कि पैंक्रियाटिक जूस जो ग्रहणी है, ग्रहणी में या डियोडिनम में बेसिक मीडियम का जो फूड है, बेसिक मीडियम का जो फूड है उसी को ही हम क्या किस नाम से पुकारते हैं, काइम, सॉरी काइल। अब अगर हम पूछें काइल क्या चीज है भाई, काइल, व्हाट इज काइल, सॉरी काइल कहलाता है, ये तो पहले काइल हो ही गया, काइम कहलाता है, काइम क्या चीज है। तो याद रखिएगा, स्टमक में जो फूड होता है, स्टमक में जो फूड होता है वो HCl के कारण एसिडिक मीडियम का होता है, समझ रहे हैं, स्टमक फूड एसिडिक मीडियम, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम काइम कहें। ये चीज आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गई हो।
ये देखिए यहां पर जो चीज मैंने बताया, ये बात समझ में है? ये काइम है और ये काइल है। इस चीज को बड़े अच्छे से काइम है और ये काइल है। इस चीज को बड़ा अच्छे से समझिए। दूसरा, स्वांगीकरण क्या होता है? ब्लड द्वारा पहुंचाया जाए, इसी को तो स्वांगीकरण कहते हैं। ये बात समझ में आया? एब्जॉर्प्शन क्या चीज था? भोजन उसके छोटे अवयव का किस में मिल जाना? ब्लड में मिल जाना। इसी को हम क्या कहते थे भाई? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। तो काइल और काइम समझ में अच्छे तरीके से आया। अगली क्लास में हम बड़ी आंत के विषय में समझेंगे। वो 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आपका पाचन तंत्र भाग 4 के रूप में आएगा, क्योंकि यहां मैं डायग्राम शो नहीं कर पा रहा हूं। और डायग्राम शो ना कर पाने के कारण अंदर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। समझ रहे हैं? तो उसमें हम एक बार डायग्राम को शो करेंगे और इसके बाद जो बड़ी आंत का पाचन है उसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे सर। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।